अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 111 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कनेक्टेड सोर्सेज। ठीक है, ऐसे सोर्सेज जिसमें सीरीज कनेक्शन हो या जिनमें पैरेलल कनेक्शन हो, उनमें टोटल ईएमएफ जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल ईएमएफ जो है वो ईएमएफ जो है वो देखेंगे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये जो दोनों कनेक्शन है ना, सीरीज़ के और जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपके चैप्टर में डिटेल से ये टॉपिक है, देन हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने टोटल ईएमएफ पढ़नी है इन कनेक्शंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अपनी बुक का पेज नंबर 11 आप लोग ओपन करेंगे। टॉपिक हमारा है टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कनेक्टेड सोर्सेज। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। When multiple voltage sources, for example batteries, are connected in series, figure 16.8, their total electromotive force EMF is simply the sum of their individual EMF. This is because the voltage sources add energy to the charges one after the other. Formula E total is equals to E1 plus E2 plus En. E total, total EMF, E1, E2, En, EMF of the individual sources. Example, if four batteries each with an EMF 1.5 volt are connected in series, the total EMF would be 6 volt. बहुत ही ईजी टॉपिक है, बिल्कुल भी इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डिफ़िकल्टी बेटे नहीं है। सिंपल चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि अगर हमारे पास ऐसा कनेक्शन है जिसमें सीरीज़ में कनेक्शन है ना, दो तरह के कनेक्शन होते हैं किसी भी सर्किट में, या तो सीरीज़ में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसा सोर्स जिसमें सीरीज़ कनेक्शन हो, तो वहाँ पे जो मल्टीपल वोल्टेज सोर्स है बेटे, वो कनेक्शन किस में होगा? सीरीज़ में होगा। किस तरह से होता है? ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट टाइप की बैटरीज है। कॉमन सेल भी हम ले सकते हैं, जो सेल्स हम यूज़ करते हैं, दे आर आल्सो बैटरीज। ये कनेक्शन जो हुए हैं ना, स्ट्रेट लाइन में जो कनेक्शन है, ठीक है, ये इस तरह से जो एक्स एक्सिस में मतलब हॉरिजेंटल जो आपको कनेक्शन दिए होते हैं, दे आर, ये जो कनेक्शन है, इन कनेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। ये क्या है? सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है, समझ आ गई ना? सीरीज़ कम्बिनेशन अगर बैटरीज की होगी तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, अब अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज हैं, मल्टीपल बैटरीज हैं और ये तमाम की तमाम कनेक्टेड हैं इन सीरीज़ में, और आपने इनका टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनकी जो है कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हम हर एक की इंडिविजुअल, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्सेज दिए हैं सब का आपने, तो बेटे मैंने क्या कहा, सब का अलग से हम इंडिविजुअल ईएमएफ जो है वो देखेंगे, और सबके ईएमएफ को आप लोगों ने क्या कर लेना है? सबको ऐड अप कर लेना है। यानी कि टोटल क्या हो जाएगा? यानी कि ईएमएफ क्या है उसको हम कर लेंगे ई टोटल। इसका E1 होगा, इसका E2 है, इसका E3 है, अप टू EN। EN का मतलब होता है जितने आपको टोटल यहाँ पे सोर्सेज दिए गए हैं, जितनी बैटरीज दी हैं, आपने सबके EMF को ऐड करना है। जब आप सबके EMF को ऐड कर लेते हो तो वो क्या आ जाता है? आपका टोटल EMF आ जाता है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? E टोटल इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अप टू EN। EN का मतलब होता है एंड, बिल्कुल जहाँ तक हमें दिया गया है टोटल सोर्सेज। ठीक है, सबकी इंडिविजुअली ईएमएफ को आप लोग कैलकुलेट करोगे और उनको सम करोगे। सम करने से जो आंसर आएगा वो आपका टोटल ईएमएफ यानी कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है। सपोज करें कि आपके पास 4 बैटरीज हैं, 1 2 3 4 बैटरीज हैं, और हर बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है? 1.5V। आपने इन तमाम को कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, यानी कि 4 बैटरीज हैं तो 4 दफ़ा 1.5 को मैं क्या कर लूँगी? ऐड करूँगी। जब इनको मैं ऐड करूँगी तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6 वोल्ट आंसर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि टोटल ईएमएफ जो है डैट इज़ 6 वोल्ट। क्लियर बेटे? ये आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5। तो इन सब को हमने क्या कर लेना है? ऐड अप कर लेना है। जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल ईएमएफ आ जाएगा। ये किस केस में आएगा? जब आपकी सीरीज़ कम्बिनेशन होगी बैटरीज की। दूसरी चीज़,
जो हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे डैट इज ईएमएफ ऑफ आइडेंटिकल सोर्सेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले हमने क्या पढ़ा इन सीरीज, अब हम क्या पढ़ेंगे इन पैरेलल। When multiple identical sources such as battery with the same voltage are connected in parallel, the total EMF across all of them remains equal to the EMF of a single source. This is because in parallel connections, each battery is connected directly across the same points, meaning the voltage does not change. However, the total current supplied by the source will increase due to the additional paths available for current to flow. Explanation. In the parallel connection, each source contributes current independently while maintaining the same voltage across each of them. This results in the total EMF remaining equal to the EMF one of the individual sources. But the total current becomes the sum of the individual currents provided by each source. Formula. For identical sources in parallel, E total E1 is equals to E2, E2 is equals to En, where E total is the total EMF across the parallel sources. E1, E2, En are the EMF of the individual sources which are identical for each source in parallel connection. Example, in figure 16.9, 4 1.5 batteries are connected in parallel. The total EMF across the combination will still be 1.5 just as it is for a single battery. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डैट इज़ ईएमएफ ऑफ आइडेंटिकल सोर्सेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि आपके पास आइडेंटिकल सोर्सेज होंगे, सेम सोर्सेज होंगे, लेकिन कनेक्शन क्या होगा पैरेलल होगा। जब कभी भी मल्टीपल आइडेंटिकल सोर्सेज, जैसे कॉमन एग्जांपल हम सोर्सेज के क्या ले रहे हैं बेटे बैटरीज ले रहे हैं, बैटरीज जब कनेक्टेड होंगी इन पैरेलल, अगर तो इस तरह से कनेक्शन हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सीरीज़, लेकिन अगर इस तरह से हो जाएगा वाई एक्सिस की तरह, ठीक है ना, वर्टिकल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कौन सा कनेक्शन है, ये है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास आइडेंटिकल सोर्सेज जो हैं वो कनेक्टेड होंगे इन पैरेलल तो टोटल ईएमएफ बेटे आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो टोटल ईएमएफ जो है इस तरह के कनेक्शन में हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है और सेम रहती है, ठीक है। सिंगल सोर्स जितनी होती, जितने मर्जी सोर्सेज हों, सपोज मैंने 4 बैटरीज हैं, 5 बैटरीज हैं और एक बैटरी का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी, वो भी 5 वोल्ट होगी, क्योंकि इसमें क्या हमने क्या कहा कि टोटल ईएमएफ अक्रॉस द ऑल ऑफ देम वो क्या रहती है, डैट रिमेन्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सोर्स, यानी कि जो सिंगल सोर्स का ईएमएफ होता है ना, टोटल ईएमएफ भी हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है बेटे वो इस तरह के कनेक्शन में चेंज नहीं होता, ठीक है। जो टोटल करंट सप्लाइड है वो इंक्रीज होगी ड्यू टू एडिशनल पाथ। यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे डायग्राम देखो, सीरीज़ में इस तरह से आपके पास सेल थे, ठीक है, ये सेल हैं, बैटरी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, आम लैंग्वेज हम लोग घरों में क्या कहते हैं, सेल कह देते हैं, लेकिन दिस इज़ बैटरी। अब अगर से इस तरह से ये कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ से इस तरह कनेक्टेड है, फिर कनेक्टेड है, इस तरह से जो हमने कनेक्शन दिए हैं डैट इज़ नोन एज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अगर इस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हमारे पास होगा तो हर सोर्स जो है, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज है ना, ये बैटरीज जो हैं डिफरेंट, यहाँ पे 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं, हर तरह का सोर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है करंट को, ठीक है, और इस पूरे में क्या करेगा, कनेक्शन में वो सेम वोल्टेज जो है वो मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से टोटल ईएमएफ जो है वो क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी कि सपोज यहाँ पे अगर ईएमएफ हमारे पास 5 वोल्ट है ना, तो अगर हमने टोटल भी फाइंड करनी है तो टोटल भी क्या रहेगी हमारी 5 ही रहेगी। यहाँ पे हम सबको सम अप नहीं करेंगे, किसमें, जब हमारा कनेक्शन पैरेलल में होगा, ठीक है। टोटल करंट जो है बिकम द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट तो होगा, अगर हमें टोटल करंट फाइंड करना है तो वो तो सबको हम ऐड करके टोटल करंट बताएंगे, लेकिन अगर आपने पैरेलल कनेक्शन में ईएमएफ फाइंड करनी है तो ईएमएफ जो है वो एक सोर्स के इक्वल होगी, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी सपोज 5 है, तो टोटल ईएमएफ कितनी रहेगी हमारी 5 वोल्ट ही रहेगी। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ई टोटल इज इक्वल्स टू E1, E1 किसके इक्वल होगा, E2 के, E2 किसके इक्वल होगा, E3 के, E3 किसके इक्वल होगा, E4 के,
एंड जितने भी सोर्सेज हैं ना वो सारे के सारे क्या होंगे बेटे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, और उनको मैथमेटिकली हम इस तरह से राइट करेंगे। ये जो ई टोटल लिखा है इसका मतलब क्या है, टोटल ईएमएफ अक्रॉस पैरेलल सोर्सेज। ई1 क्या है बेटे, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सोर्स है, ई2 क्या है, सेकंड सोर्स है, ई3 क्या है, सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स का ईएमएफ है, ठीक है। और फिर आगे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर आपके पास 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं और हर एक का ईएमएफ क्या है 1.5 है, कनेक्शन क्या है पैरेलल है, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ सबका क्या होगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। इज डेट क्लियर। आपने एज इट इज़ ही इसको बेटे अपने अपने जब पेपर आएगा तो आपने सेम इसी तरह से इसको लिखने की कोशिश करना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मैं आपको खुद से जो है वो राइट करवाऊँ या इसके ऊपर कोई नोट लिख के दूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेन टीजर दिया हुआ है, 3 आइडेंटिकल 5 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल ईएमएफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल है, इसका मतलब है हम इनको ऐड अप नहीं करेंगे, सबका ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। इज डेट क्लियर। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि सीरीज़ है तो फिर मैं क्या करती, सबको ऐड अप कर लेती। अब पैरेलल है तो क्या होगा, सबका सेम रहेगा। इज डेट क्लियर। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के आगे आप लोग लिख लो इंपॉर्टेंट लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में तकरीबन हर साल ही रिपीट होता है, ठीक है। ओम्स लॉ। In 1826, George Simon Ohm made an investigation of the relationship between electrical potential difference across the conductor and the current flowing through it. The current in the conductor was increased by increasing the potential difference across its ends. According to Ohm law, the current flowing to the conductor is directly proportional to the potential difference V across its two ends of conductor, provided the physical state, dimension, temperature, etc. of the conductor remains same. Mathematically, I is directly proportional to V. I is equals to I by R. V is equals to I into R, where R is the constant of proportionality called resistance of a conductor. The SI unit of resistance is ohm, and 1 ohm is equals to volt per ampere. बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक जो मैंने अभी आपको रीड आउट करके दिखाया, डैट इज़ ओम्स लॉ, ठीक है। ये एक लॉ है, नाम इसका है ओम्स लॉ। अक्सर लॉस के नाम उन्हीं साइंटिस्ट की बेस पे बने होते हैं जिन्होंने इसको बताया होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया होता है। 1826 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज सिमन ओम, ठीक है। उसने एक इन्वेस्टिगेशन बताई थी, एक रिलेशनशिप बताई थी हमें किसके दरमियान में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V के दरमियान में और I के दरमियान में। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या चीज़ है, करंट है, यानी कि करंट के दरमियान में और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो इस साइंटिस्ट ने हमें बताई थी। इसने क्या कहा था कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट गुजरा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर करंट को इंक्रीज़ किया जाए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने की वजह से क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी बेटे, करंट इंक्रीज़ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करने की वजह से क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी, करंट डिक्रीज़ होगा। तो उसने इस चीज़ को इस बात को एक लॉ बना दिया। लॉ की स्टेटमेंट क्या है, लॉ की स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का जो दो एंड होते हैं ना, किसी भी कंडक्टर के दो एंड तो होने हैं, उन एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो उस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I का मतलब क्या होता है, करंट। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, एक के डिक्रीज़ होने से दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। डायरेक्टली के साइन को हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कौन से कांस्टेंट से, R से, ठीक है। तो हमारे पास I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, और अगर V फाइंड करना है तो V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। R क्या चीज़ है, R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और R को हम लोग क्या कहते हैं,
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। और बेटे इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम, आर की बात कर रहे हैं, तो आर का यूनिट क्या है, ओम है। और 1 ओम किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पेयर। अच्छा बेटे, ये जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, इसकी डिफरेंट जो कैलकुलेशंस हैं ये सारी मैं आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे राइट कर देती हूँ। 2-3 फार्मूलाज हैं जो आपकी बुक में यहाँ पे गिवन नहीं है। एज़ यूजुअल यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं ओम्स लॉ, OHM, S ओम लॉ। बेटे सबसे पहले जब अगर आपकी बुक में ओम लॉ के ऊपर नोट आता है तो आप क्या राइट करोगे, सबसे पहले बेटे आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर टॉपिक्स की मैंने डायग्राम्स ड्रॉ की ताकि आप लोग इजीली जो है वो नोट बना सको, लिख सको। यहाँ पे भी मैं डायग्राम ही बनाऊँगी, लेकिन आपकी बुक वाली डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं ईजीएस्ट डेफिनेशन और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ हमेशा, ताकि आपको कोई भी बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम फील ना हो। इसी तरह आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। इसको नीचे लेके आना है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो है उसको शो करना है। ठीक है, नीचे ले आओ, यहाँ पे हम बैटरी ड्रॉ करेंगे यानी कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे ऐसे। देन आप इसको स्ट्रेट नीचे ले आएँ। ठीक है, और यहाँ पे आप ले जाएं, इधर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसको मैं भी लेबल भी कर देती हूँ आप लोगों को। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। ठीक है, सिंपल आपने ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज़ V। ठीक है, ये V है हमारा। V क्या चीज़ होती है बेटे, वोल्टेज होता है। और इसका यूनिट क्या है, डैट इज़ वोल्ट्स। फिर ये क्या आ जाएगा हमारा I क्या चीज़ है, दिस इज़ करंट। इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील ना हो। करंट हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, एम्पेयर्स में, तो मैं यहाँ पे एम्पेयर्स मेंशन कर देती हूँ। दिस इज़ R यानी कि रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि जब आप लोग दोबारा से इसको पढ़ो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन बेटे ना हो। दिस इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस का यूनिट अभी मैंने आपको बताया, डैट इज़ क्या यूनिट था बेटा इसका, मैंने अभी आपको बताया था ना, ओम। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, ओम्स कहते हैं इसको। ठीक है, और ये R हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, P क्या चीज़ है, पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड, DISSIPATED। ठीक है, पावर डेसिपेटेड। और पावर का यूनिट क्या होता है, डैट इज़ वॉट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह लेंगे, वॉट्स कह लेंगे। क्लियर, ये क्या होगी, ये हमारी सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ की है। जब आपने ओम्स लॉ लिखना है तो आपने ये डायग्राम बेटे यहाँ पे मस्ट ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करनी है। आपने बताना है, साइंटिस्ट का नाम बताना है, और आपने बताना है कि इस साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप हमें दी किसके दरमियान में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और करंट फ्लोइंग, यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लोइंग जो हो रही होती है उसका और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। 3 चीज़ों के दरमियान में जो है इसने हमें रिलेशनशिप बताया, किसके दरमियान में, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। 3 यहाँ पे हम चीज़ें जो है बेटे वो स्टडी करेंगे। किस तरह से स्टडी करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि करंट, जो इलेक्ट्रिकल करंट मूव कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर में, वो इक्वल होता है किसके, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपकी बुक में इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, वही स्टेटमेंट आप राइट कर लोगे। जो मैं बता रही हूँ वो भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमारा कोर फार्मूला क्या था, अभी हमने फार्मूला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये हमारा कोर फार्मूला, यानी कि कोर फार्मूला का मतलब होता है जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, V के। V क्या चीज़ है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस है। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। और मैंने आपको क्या कहा कि इस पोटेंशियल, ये जो V है, ये जो हमारा है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। ठीक है, और R किसके इक्वल होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, मैं आप लोगों को एक हिंट देने लगी हूँ। यहाँ पे आप लोग ना एक ट्राइंगल बनाएं, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करो, छोटा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। ठीक है, 3
कॉलम बनाओ, इसके 3 पार्ट्स बना लो ट्राइंगल के। यहाँ पे आप लिखो V, यहाँ पे आप लोग लिख लो I, यहाँ पे लिख लो R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। अब देखो, अब V को देखो, यहाँ पे V किसके इक्वल हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। I को देखो, I क्या है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है V, नीचे क्या लिखा हुआ है R, समझ आ रही है। यहाँ पे अब R लिखा हुआ है, R किसके इक्वल है, ऊपर V है, नीचे I है। आई समझ, कितना आसान चीज़ है जो मैंने आपको बताई। तो देखें ज़रा, इसे गौर से देखें, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अक्सर ये चीज़ भूल जाती है कि किस तरह से ये इंटरलिंक्ड है, किस तरह से मैंने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको एक ईजीएस्ट हिंट दे दी, आप इस तरह से ट्राइंगल बनाएं, 3 उसके इस तरह से आपने 3 पार्टीशन कर लेने। ऊपर क्या लिख लिया V, नीचे क्या लिख लिया I, इधर क्या लिख लिया आपने R। V किसके इक्वल है, I इंटू R के। I किसके इक्वल है, ऊपर V है, नीचे R है, V बाय R लिख लिया, ये R है और ये पूरी की पूरी इक्वेशन V ऊपर है, I नीचे है, मैंने इस तरह से लिख ली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों जो हमारे पास चीज़ें हैं ये किस तरह से मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब यहाँ पे की पार्ट्स हम देखेंगे कि जो ओम लॉ है, ओम लॉ के की पार्ट्स क्या हैं बेटे। एक है वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वोल्टेज, वोल्टेज क्या V, वोल्टेज क्या चीज़ है, ठीक है। 3 पार्ट्स है, मैं तीनों को अलग अलग आपको पहले बताऊंगी, फिर हम आगे अपनी इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिकल पुश या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है, डैट इज इक्वल्स टू वोल्ट्स, और वोल्ट्स को हम कैपिटल V से राइट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डैट इज करंट, करंट को हम I से राइट करते हैं। व्हाट इज करंट, द फ्लो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज करंट। और इसका यूनिट क्या है, इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं बेटे, इट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर्स, ठीक है, एम्पेयर्स में इसको हम लोग मेजर करते हैं। आप अक्सर जगह पे एम्पेयर्स पूरा लिखा देखोगे और अक्सर जगहों पे आप AMPS भी लिख सकते हो, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल A है। थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़नी है, डैट इज़ रेजिस्टेंस। क्या है बेटे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे राइट करते हैं, कैपिटल R से। व्हाट इज़ रेजिस्टेंट, कि कोई भी मटेरियल बेटे, कोई भी मटेरियल जो है वो कितना फ्लो को ब्लॉक करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। हम कहते हैं ना कि इस हम कॉमन भी बोलते हैं कि ये मेरी बात के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या होती है कि हाउ मच अ मटेरियल ब्लॉक द फ्लो, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किस में, ओम्स में, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है बेटे, ये इसका सिंबल है ओम्स का। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले कौन सा पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। अब अगर आपने वोल्टेज फाइंड करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज फाइंड करोगे तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने करंट फाइंड करना है तो आपने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, V बाय R, यानी कि करंट फाइंड करने के लिए आप लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। और अगर आपने बेटे रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, V बाय I, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर। अब ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं। कैसे इजी हैं, मैंने आप यहाँ से भी देख लो। अगर देखो हमने I फाइंड करना है तो ये R यहाँ पे मल्टीप्लायर है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना। लेकिन मैंने आपको इसका ईजीएस्ट मेथड भी बताया कि अगर किसी बच्चे को इंटर कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये सिंपल डायग्राम बना लो, 3 पार्ट करो। V किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है। I किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। R किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। कितना आसान है ये, कितनी इजी हिंट है। इस तरह से भी आप इसको जो है बेटे कर सकते हो। अगर आपको उस तरह से समझ नहीं आती या याद करने में प्रॉब्लम होता है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I इंटू R आ गया। ये जो डायरेक्टली का साइन है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रेजिस्टेंस के साथ, R के साथ। R क्या चीज़ है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। और इसका यूनिट क्या है बेटे, ओम है। 1 ओम किसके इक्वल होता है, ये देखो ना, ये है ना R किसके इक्वल हो जाएगा, V का यूनिट क्या है, वोल्ट है, अभी मैंने आपको बताया।
और आई का यूनिट क्या है, एम्पेयर है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपकी बुक में इसका यूनिट दिया हुआ है ना, मैं बताती हूँ ना आपको। इसका यूनिट 1, ये है ना इसका सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा, ये किसके इक्वल है, वी का यूनिट क्या है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या है, अभी मैंने आपको बताया करंट का यूनिट, ये लिखा हुआ है एम्पेयर, एम्पेयर लिखा है। अब V है, ये ए को मैं ऊपर लाऊंगी तो क्या कर लूँगी, इन्वर्स कर लूँगी ना, तो 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर के। यही आपकी बुक में लिखा। अब आपको पता चल गया ना किस तरह से हमने इसको इंटर कन्वर्ट किया, एक दूसरे में इसकी कन्वर्जन कर ली। तो ये क्या हो गया बेटे, दिस इज़ ओम्स लॉ। मैंने कोशिश की है कि इसको पूरा एक नोट की फॉर्म में आपको लिख दूँ। अगर इन केस आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ना 4 नंबर का, तो आप इतना राइट करके आओ ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। इस तरह से बेटे हमारा ये ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बैकग्राउंड में हम क्या लिखते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था, उसने क्या वर्किंग की, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे। डायग्राम के बाद आपने क्या लिखना है, स्टेटमेंट की हेडिंग देके इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, और फिर आपने मैथमेटिकली इसको कैसे लिखना है वो लिख देना है। उसके बाद आपने जितना कुछ मैंने यहाँ पे नीचे आपको राइट करके दिया है, ये सारा का सारा एज इट इज़ ही आप यहाँ पे राइट करोगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेटे हमने EMF पढ़ा था कि EMF कनेक्टेड इन पैरेलल हो या सोर्स आपका सीरीज़ में कनेक्टेड हो, तो टोटल EMF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से डिटेल से स्टडी करना है। इन दोनों टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस की कम्बिनेशन 2 तरह की होती है सर्किट्स में, या तो पैरेलल होगी या फिर इन सीरीज़ होगी। उन दोनों को इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे, उनकी डायग्राम्स ड्रॉ करूँगी और उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और हमेशा की तरह जिस दिन से ये चैप्टर शुरू हुआ है, हर टॉपिक में ऑलमोस्ट हमने जो हैं वो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। सारी की सारी डायग्राम्स आपने मस्ट अपनी अपनी नोटबुक में उतारनी है ताकि पेपर में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने।